फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व है। तो आइए सर्वप्रथम हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इन दोनों ही शब्दों को समझते हैं। चुनाव और प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। सर्वप्रथम अगर चुनाव का अगर सिंपल सा इलेक्शन का अगर आप मीनिंग अगर देखें तो जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि आपके क्लास में एक मॉनिटर का चुनाव किया जाता है जो कि आपके क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहाँ पे, तो टीचर के समक्ष में या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में। तो ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी जो जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो उनके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। तो जो जनता जो प्रतिनिधि जो नियुक्त किए जाते हैं, अब वो जिस प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रतिनिधि, उसी को चुनाव कहा जाता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसका इलेक्शन हम करते हैं वो क्या करते हैं, तो विधायिका में लोगों का यानी जहाँ से वो चुन करके आते हैं वहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लीजिए कि आप एक विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, आपने अपने एमएलए को चयन किया। एमएलए को आपने इलेक्शन में यानी चुनाव में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें से सब ने अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करा और जो व्यक्ति वहाँ से सर्वाधिक मत पाता है वो व्यक्ति विजय घोषित होता है। और बाद में वही व्यक्ति जाकर के क्या करता है, तो विधानसभा में वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा जो अपने क्षेत्र का जहाँ पे बात रखा जाए उसी को प्रतिनिधित्व के रूप में आप समझ सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो प्रतिनिधि है वह जनभावना को प्रकट करते हैं, जिसलिए उन्हें चुना जाता है। तो दोस्तों, खास करके इस चैप्टर में हम चुनाव से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि चुनाव आखिरकार क्या है और इसकी क्या आवश्यकता होती है। किसी भी देश में क्यों चुनाव करवाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक प्रमुख खासियत होती है कि एक निश्चित समय की अवधि के बाद में वहाँ पे चुनाव कराया जाए, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से और निष्पक्ष रूप से वहाँ पे चुनाव हो। तो दोस्तों, चुनाव के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि कोई भी जो गेम होता है, आपकी बुक में भी दो एग्जाम्पल दिया गया है। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि खेल के नियम को अगर हम देखें तो शतरंज में जो है काला घोड़ा ढाई घर के बजाय अगर सीधा चलने लगे, यानी कि शतरंज का जो खेल है इसमें वो नियम है कि जो काला घोड़ा है वो सिर्फ ढाई घर चल सकता है। अगर इस नियम को बदल दिया जाए, ढाई घर नहीं चल कर के काला घोड़ा जो है सीधा चलने लगे, तो क्या होगा, जो शतरंज का जो गेम है उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो क्रिकेट है, क्रिकेट में अंपायर जो है क्या होते हैं, तो निष्पक्ष होते हैं और अंपायर का होना अनिवार्य माना जाता है, जिसके निर्णय सभी खिलाड़ी स्वीकार करते हैं। खेल शुरू होने से पहले ही नियम और अंपायर पर सहमति बननी आवश्यक है। यानी ये एग्जाम्पल आपको ये बताता है कि चुनाव के लिए भी आवश्यक है कि एक निष्पक्ष संस्था हो जो निष्पक्षता से चुनाव कराए, बायस्ड न हो। अगर वो बायस्ड होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार सत्ता में होंगी, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होंगी, वही दोबारा से इलेक्शन जीत करके फिर से आ जाएंगे, या फिर जो शक्तिशाली वर्ग होगा उनके प्रतिनिधि जीत जाएंगे। लेकिन इसलिए लोकतांत्रिक देश में संविधान के माध्यम से एक निष्पक्ष संस्था बनाया जाता है जो निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करती है। जैसे कि अपने भी देश में चुनाव आयोग का स्थापना किया गया है। अब देखिए, चुनाव का अगर हम अनुप्रयोग देखें तो जो बात खेल के बारे में सच है तो वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। यानी कि चुनाव संपन्न कराने के लिए अलग अलग नियम और व्यवस्थाएं होती है अलग अलग देश में। चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हमने नियम कैसे बनाए हैं। किसी भी हर देश में हो सकता है कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायिका के लिए चुने जाते हैं, उनका नियम और कानून अलग हो सकता है, चुनने का तरीका अलग हो सकता है। तो किसी भी देश में जो चुनाव का जो तरीका है वही वहाँ के परिणाम को भी प्रदर्शित करता है कि परिणाम किस प्रकार का होगा। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मजबूत और
निष्पक्ष मशीनरी की आवश्यकता होती है, या फिर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप, संस्था कह सकते हैं, इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि चुनाव आयोग की आवश्यकता होती है। अब इसमें संविधान की अगर हम भूमिका को देखें कि संविधान की क्या भूमिका है इसमें, चूंकि नियमों और मशीनरियों के बारे में यानी संस्था के बारे में ये दोनों निर्णय जो है चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही तय हो जाने चाहिए किसी भी देश में कि संस्था किस प्रकार से कार्य करेगी और चुनाव के क्या नियम होंगे। इसीलिए इन्हें मौजूदा सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों ऐसा, मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उन पे छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो नियम और कानून जो है अपने अनुसार जो है बनाए। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णय को एक लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है पहले संविधान निर्माण के समय में कि इस देश में जो प्रतिनिधि का चुनाव होगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। अब इस चैप्टर का जो उद्देश्य है, जैसे कि चैप्टर का नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व है, तो इस चैप्टर के कुछ उद्देश्य है जिन चीज़ों को इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो पहला ये है कि संविधान में चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना शामिल है। दूसरी चीज़ें हैं स्वीकार की गई चुनाव पद्धति के महत्व को समझना है, यानी कि जो भारत में चुनाव पद्धति स्वीकार किया गया है जिसे कि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिलता है वही व्यक्ति विजय माने जाते हैं, तो इसके महत्व को समझना है। थर्ड है निष्पक्ष चुनाव मशीनरी से संबंधित सैद्धांतिक प्रावधानों के आशय को समझना है, यानी निष्पक्ष चुनाव क्यों कराया जाता है, इसका क्या आशय है। जो 4 चीज़ें हैं संविधान के प्रावधानों को संबोधित करने के लिए दिए गए सुझावों को देखना है। और जो नेक्स्ट है 5th है चुनाव की विभिन्न विधियों और भारतीय चुनाव व्यवस्था की विशेषता को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में है चुनाव और लोकतंत्र के संबंध के बारे में। यहाँ 2 प्रमुख प्रश्न दिया गया है आपके बुक में। दोस्तों जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है, यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो वहाँ पे चुनाव संभव है कि नहीं संभव है। दोस्तों आइए इन दोनों ही प्रश्न को हम नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न जो है एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की अपरिहार्यता की याद दिलाता है, यानी कि क्या निहितार्थ क्या है चुनाव का, लोकतंत्र में चुनाव का होना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे, इसके आंसर को जानेंगे, इससे पहले आपको मैं लोकतंत्र के बारे में थोड़ा क्लियर कर दूं। लोकतंत्र जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो इसमें आप देखिए लोकतंत्र का परिभाषा आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया सरकार ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जनता खुद ही अपनी सरकार का निर्माण करे तो वो लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यहाँ पे 2 प्रकार की लोकतंत्र की बात की गई है सैद्धांतिक तौर पे, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखें तो यह है नागरिक इसमें क्या करते हैं कि रोजमर्रा के जो फैसले होते हैं यानी जो डिसीजन होते हैं वो सरकार के चलाने में सीधे भाग लेते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत में जिस प्रकार की लोकतंत्र है या फिर दुनिया में अभी जो अधिकतर देशों में जिस प्रकार की लोकतंत्र है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से और आपके प्रतिनिधि आपके लिए डिसीजन लेते हैं। परंतु जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति को जो डिसीजन लेना होगा वो प्रत्यक्ष रूप से खुद ही वो डिसीजन लेते हैं। उदाहरण के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो है प्राचीन यूनान के नगर राज्य में पाया जाता था, छोटे छोटे नगर राज्य होते थे उस समय में। आज के समय में अनेक देश की स्थानीय सरकार खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण माने जा सकते हैं, परंतु डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना के बराबर बचा हुआ है। अब अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता को देखें तो जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि आपको मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं,
इतनी बड़ी आबादी है। अब मान लीजिए कि अगर इस बात पे हमें निर्णय लेना हो कि देश में इलेक्शन किस प्रकार से कराया जाए, तो क्या यह संभव है कि सभी लोग एक जगह बैठ करके इस बात पे निर्णय ले सकते हैं? तो संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए कि देश में किस प्रकार के नियम कानून हो, देश की व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाए, इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रक्रिया को अपनाया गया है वो यह प्रक्रिया है कि चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए जो है आधुनिक लोकतंत्र में क्या है, इससे आगे अगर देखें तो इस आधुनिक लोकतंत्र में जनता के शासन का अर्थ है सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से। यानी ये जो प्रतिनिधि के द्वारा जो जहाँ पे शासन चलाया जाए, इसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए चुनाव की डिफिनेशन को अगर आप देखें, इस डिफिनेशन को आप नोट कीजिए, आप इसको अलग अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। इलेक्शन की डिफिनेशन यह है कि यह एक व्यवस्था है, यह एक प्रोसीजर है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, इसी को इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। आपका ये बहुत ही अच्छा परिभाषा है, आप इसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि चुनाव की क्या भूमिका होती है डेमोक्रेसी में। जैसे कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, यानी कि जहाँ पे जिस देश में चुनाव नहीं हो क्या वहाँ पे लोकतंत्र कायम रह सकता है कि नहीं। देखिए सीधा सा अगर आंसर पूछा जाए तो आप इसे कहेंगे कि लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वो यह विशेषता है कि लोकतांत्रिक देश वह है जहाँ पे एक निश्चित अवधि के बाद में चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है। तो लोकतंत्र में अगर हम चुनाव की भूमिका को देखें तो प्रतिनिधियों को चुनने की इस विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और इसीलिए जो है बड़े आधुनिक लोकतांत्रिक देश में बिना चुनाव के लोकतंत्र जो है संभव नहीं है। यानी कि अगर चुनाव अगर व्यक्ति का सहभागिता अगर नहीं है, उसमें व्यक्ति अगर अपना मत ही नहीं दे रहा है सरकार बनाने के लिए कि सरकार होनी चाहिए, इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए या इस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, और वही सरकार अगर लोगों के ऊपर में शासन करे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। वहाँ पे यहाँ नागरिकों की सीमित भूमिका होती है, वे नीतियों के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था में प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि चुनाव के बिना जो है लोकतंत्र संभव नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न था आपका कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव जो है संभव हो सकते हैं, तो देखिए जो चुनाव है ये एक प्रक्रिया है। हो सकता है कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो वहाँ पे भी चुनाव करवाया जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। ये कहते हैं कि बहुत से गैर लोकतांत्रिक देश जो है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री जो है, वहाँ पे भी चुनाव होता है। जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे भी चुनाव होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ कोरिया में अभी भी तानाशाही शासन है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, परंतु वहाँ पे अभी भी इलेक्शन करवाया जाता है उस डिक्टेटर के द्वारा, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं चुनाव के माध्यम से इलेक्ट होता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहीं पे चुनाव होगा। जो चुनाव है वो लोकतंत्र के बिना भी संभव है। तो वास्तव में जो गैर लोकतांत्रिक शासन जो है वो स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। जो गैर लोकतांत्रिक शासक है, यानी कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। ठीक है, इसके बाद में आप अगर देखें कि संविधान की क्या भूमिका होती है इसमें, कि यहीं पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका भी देखने को मिलती है कि एक लोकतांत्रिक देश का संविधान जो है चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और विस्तृत नियम कानून बनाने का काम जो है विधायिका पर छोड़ देता है, और इसी विधायिका के लिए हम अपने प्रतिनिधि का भी चयन करते हैं। तो अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो है कि चुनाव के लिए संवैधानिक ढांचा से संबंधित है कि चुनाव किस प्रकार से किस देश में होगा। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में संविधान में पहले से लिखा हुआ होता है
तो किसी भी देश में एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर हम इसको देखें तो संविधान क्या करता है, तो चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। भारतीय संविधान अन्य लोकतांत्रिक संविधान की भांति निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर देता है। जैसे कि भारतीय संविधान में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि कौन मत देने योग्य है, यानी कि कौन व्यक्ति वोट कर सकता है इलेक्शन में, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे यानी कि देश में चुनाव किस प्रकार से कराया जाएगा, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए ये जितने भी आपके प्रावधान लिखे गए हैं, इन सभी प्रावधान के बारे में जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, इसकी चर्चा हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हमने ये देखा कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, क्या चुनाव जो है बिना लोकतांत्रिक देश में भी संभव है या नहीं है, और हमने चुनाव के डिफिनेशन को भी देखा, और हमने लोकतंत्र के जो दो विभिन्न प्रकार हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों की विशेषताओं को भी हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, भारत में किस प्रकार से चुनाव कराया जाता है और क्या भारत में चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना करके आप लाऊं। धन्यवाद।